दोस्तों आजकल की ज़िंदगी एक भाग-दौड़ भरी हो गई है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान भागता ही रहता है और इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि दिमाग फटने लगता है। उसके बाद आता है हफ्ते का वो दिन जिसमें एक छुट्टी मिलती है, जिसे इतवार कहते हैं। हर कोई अपनी छुट्टी को मनाना चाहता है और चाहता है कि जो हफ्ते भर की थकान है वो दूर हो जाए और फिर आगे आने वाले पूरे हफ्ते के लिए वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। पूरी तरह से थकान मिटाना कर खुद को फ्रेश कर ले चाहता तो हर कोई और अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही है, लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है कि जो सोच उसका उल्टा ही हो जाता है। ऐसे ही घटना आपके सामने एक लेकर प्रस्तुत हुई है। यह कहानी है आज से 3 साल पहले 5 दोस्त इंदौर में रहकर नौकरी किया करते थे। 2 दोस्त एक कंपनी में थे और बाकी 3 दोस्त अलग कंपनी में थे। उन सब की आदत थी कि हफ्ते में आखिर में 15-20 दिन में ज़रूर मिला करते थे और पार्टी किया करते थे। कभी-कभी वो बाहर घूमने चले जाया करते या फिर कभी बाहर ढाबे पर खाना खाने चले जाते थे। इस तरह से वो अपने मूड को फ्रेश कर लिया करते हैं और फिर अगले हफ्ते के काम के लिए लग जाते थे। अब इस तरह के एक बार फिर से दिन आता है संडे का, तो सभी दोस्त प्लानिंग करते हैं और इस संडे को हाईवे पर जो ढाबा है वहाँ पर खाना खाने जाएंगे। वहाँ पर बहुत टेस्टी खाना मिलता है। वहाँ शाम की डिनर करेंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे और लौट कर घर आ जाएंगे। अब दोस्तों प्लानिंग तो इन लोगों ने कर ली थी। इसी पहले भी यह लोग कई बार वहाँ जा चुके थे, लेकिन आज जो इन लोगों के साथ होने वाला था वो इन सभी ने सपने भी नहीं सोचा था। यह सभी दोस्त बाइक से जाते हैं और यह सभी लोग शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहा करते थे, तो अपनी अपनी बाइक से निकल गए थे। इनमें से 2 दोस्त जिसका नाम सुधांशु मिश्रा और दूसरे का नाम मयंक पांडे, ये दोनों लोग एक ही साथ किराए के कमरे में रहा करते थे। यह दोनों एक ही स्कूटी से ढाबे पर पहुंचते हैं और ढाबे पर पहुंचने के बाद यह सब एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में गप्पे मारने लगते हैं। जब फिर रात के लगभग 11 या 12 बज का समय हो चुका था, ये लोग ढाबे से अपने अपने रूम के लिए निकलते हैं। इन सभी दोस्तों ने वहां पर इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि यह सभी के सभी फुल नशे में झूम रहे थे। अब शहर में एंट्री करते ही सभी दोस्त अपने अपने घर की दिशा में जाने लगते हैं। अब स्कूटी पर रह गए थे सिर्फ सिद्धांशु मिश्रा और मैक पांडे। जब ये लोग अपने कमरे की तरफ आ रहे थे तब रास्ते में एक इलाका पड़ता है कटघर। वहां जाकर इन लोगों को एहसास होता है कि एक बाइक लगातार उनका पीछा कर रही है और उस बाइक पर 3 लोग सवार थे। कटघर मोहल्ले में जैसे ही यह लोग पहुंचते हैं, पीछे से आने वाली बाइक जिस पर 3 लोग सवार थे वो उनके आगे लाकर बाइक लगा देता है और इनके रास्ता रोक लेता है। और फिर जब सुधांशु और मयंक इन तीनों लोग को देखते हैं तो उनके से 2 लड़के थे और एक खूबसूरत सी लड़की उस बाइक पर सवार थी। उन दोनों के बीच में बैठकी हुई और फिर वो लड़की सुधांशु और मयंक को देखती है और फिर वो कहती है कि क्या आज की रात तुम मेरे साथ गुजारोगे? मुझे तुम दोनों के साथ संबंध बनाने हैं। इसके बाद दोस्तों जो इस घटना में होता है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार रूप से सुनाएंगे। कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। आज की कहानी इतनी दमदार है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरे आपसे बस यही विनती है कि अगर आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो लोग इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं
वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। और मेरे प्यारे हिंदुस्तानी जो मुझे अपना मानते हैं तो कृपया मेरे लिए इतना कर दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले पांचों दोस्त, जैसे कि मैं आपको कहानी में बता ही चुका हूँ कि इस प्रकार से ये लोग ढाबे पर जाते हैं और खाना खाते हैं, और वहां से जब लौट रहे होते हैं तो कटघर मोहल्ले में आकर उनके किसी तरह से इनके रोक लिया जाता है। और फिर जब वो लड़की इनसे संबंध बनाने के बारे में पूछती है तो सुधांशु साफ मना कर देता है, क्योंकि सुधांशु अपने मन में सोचता है कि यह जो लड़की है यह पहले से ही दो लड़कों के साथ आई है, और अगर इसे संबंध बनाने की तो यह इन दोनों के साथ ही बना लेगी। इसको हमारी क्या जरूरत है? अरे हमसे क्यों पूछ रही है? जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, यह जरूर हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो सोचकर साफ साफ इनकार कर देता है। जैसे ही सिद्धांशु मना करता है वो तीनों लोग इन लोगों से नोक झोंक करने लगते हैं। इधर सुधांशु और मयंक थे, उधर वो तीन लोग थे। इन तीनों लोग के बीच बहस चल रही थी। तभी सुधांशु अपने दिमाग से काम लेता है, मयंक को लेकर वहां से निकल जाता है। और दोस्तों, रात में आकर यह अपने घर से सो गए थे, लेकिन नशे में इतने फिट थे कि बिल्कुल झूल रहे थे। इनसे दरवाजे की चाबी तक ठीक से नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से ताला खोलकर कमरे के अंदर गए थे। जिस करवट के गिर गए उसी करवट से पूरी रात पड़े सोते रहे। लेकिन रात में जब मयंक पांडे की नींद खुलती है, वो अपने बराबर में हाथ रखता है तो उसको कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। फिर वो आंखें खोलकर देखता है तो उसका हाथ बिल्कुल लाल था। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो पर खून ही खून फैला हुआ था। उसका हाथ खून से सन गया था। फिर जब उसकी नजर अपने दोस्त सुधांशु पर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सुधांशु पूरी तरह से लहूलुहान पड़ा हुआ था। वह जो खून था उसके शरीर से ही बह रहा था। यह देखकर मयंक पांडे चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर वहां पर आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। फिर वहां जाकर जब लोग पहुंचते हैं, जब वहां पर यह हश्र देखते हैं, सबकी रूह कांप जाती है। और तभी तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। सुधांशु मिश्रा के शव का पंचनामा किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यह जो घटना एक बंद कमरे के अंदर घटी थी, उस वक्त उस कमरे में अंदर सिर्फ उसका दोस्त मयंक पांडे ही मौजूद था। अब मयंक पांडे को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर चली जाती है। वहां पर जब उससे पूछताछ की जाती है तो मयंक पांडे तो कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि उस रात यह लोग इतने नशे में थे, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पुलिस उनसे कहती है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, किया हुआ था रात को बताओ। जब मयंक पांडे अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसको वही कटघर वाली घटना याद आती है, और तीन लोग वहां पर पीछे से बाइक पर आए थे, जिनमें दो लड़के थे और एक लड़की थी। वहां पर इन लोगों की हाथापाई हुई थी, क्योंकि वह लड़की वहां पर सुधांशु से शारीरिक संबंध बनाने की बात कर रही थी। जब सुधांशु ने मना किया तो लोग झगड़ा करने लगे थे। जब यह लोग वहां से निकलते हैं तो वह लोग फिर से इनका पीछा कर रहे थे, और फिर वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। मयंक पांडे पुलिस को सिर्फ इतनी ही बात बता पा रहा था। फिर जब पुलिस आगे की तब्दील में जुटी जाती है, फिर सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था कि जो मयंक पांडे बता रहा था। मयंक पांडे की बताई हुई कहानी मैच नहीं कर रही थी। तो पुलिस शक मयंक पांडे पर बढ़ता जा रहा था। फिर पुलिस ने मयंक पांडे से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन मयंक पांडे अपना बयान ही नहीं बदलता है और उसकी
बाकी दोस्त से पूछताछ होती है तो यह बताते हैं कि हम लोग सिर्फ ढाबे पर खाना खाने गए थे और वहां से जब निकले तो सब लोग अपने अपने घर से लिए रवाना हो गए थे और सिद्धांशु मयंक एक स्कूटी पर अपने रूम के लिए निकल गए थे। पुलिस एक बार फिर से कोशिश करती है कि इस बार और भी ज्यादा गहनता से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और इस तरह बार पुलिस को सीसीटीवी में एक फुटेज मिल जाती है। इसका मतलब यह था कि पहली बार जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले थे तो इतनी गंभीरता से जांच नहीं की थी। इसीलिए पुलिस को पहली बार फुटेज नहीं मिली, नहीं तो दूसरी बार में कैसे मिल गई। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी और उसमें दिख रहा था कि बाइक पर दो लड़के हैं और एक लड़की है जो इन लोगों का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते हुए उनके घर के काफी नजदीक तक भी आए थे। और इधर मयंक पांडे को कुछ भी याद आता है या पुलिस को बताता है उस दिन जब मारपीट हो रही थी तो उन तीनों ने उसके गले से चैन छीन ली थी। सुधांशु मिश्रा के गले में सोने की चैन थी और इन तीनों लोग ने छीन ली थी। अब पुलिस को समझ आ रहा था कि इसका मतलब यह लूट और हत्या का मामला था, क्योंकि जब सिद्धांशु मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जानकारी मिली थी कि उसके पेट में किसी ने धारदार हथियार से प्रहार किया था और गंभीर जगह पर लग जाने के कारण अत्यधिक खून बह और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बाद अपने सभी मुखबिरों को काम पर लगा देते हैं। शहर में जितने भी नशेड़ी या ड्रग्स लेने वाले सभी को उठा उठा कर पूछताछ की जाती है। उन सब की पहचान मयंक पांडे से करवाने लगती है, लेकिन मयंक पांडे किसी को भी पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे कोई भी पहचान में ही नहीं आ रहा था। तभी पुलिस के हाथों में दो लोग लगते हैं जिनके एक का नाम कसीम और दूसरे का नाम आलम। और फिर जब इन दोनों लोग को मयंक पांडे के सामने खड़ा किया जाता है तो मयंक पांडे उन्हें पहली नजर में देखते ही पहचान लेता है और चीखते चिल्लाते हुए पुलिस से कहता है कि हाँ, ये लोग वही हैं, इन्हें हम हमला किया था और उन्हें साथ एक लड़की भी थी। कासिम और आलम पुलिस को बताते हैं दोस्त यह बाइक चौंकाने वाली। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके साथ जो लड़की वो लड़की ना होकर एक किन्नर था जिसका नाम जोया है। वो देखने में इतना खूबसूरत था कि जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं वो भी उसके सामने फेल थी। दरअसल बात यह थी कि दोस्तों यह जो जोया नाम का जो किन्नर था इनसे अपना जेंडर चेंज कराया था। जेंडर चेंज कर रही यह लड़के से लड़की बना था और उसके शादी भी कर ली थी, किसी के साथ पारिवारिक जिंदगी भी जी रहा था। लेकिन उसे एक गंदा शौक था कि उसे नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाना बहुत पसंद था। वहीं इसी तरह से नए नए मर्दों की तलाश में सड़क पर निकला जाता है। इसके साथ होते हैं ये दोनों लड़के कासिम और आलम। यह दोनों भी नशेड़ी थे। उस रात को ये तीनों लोग बाइक पर घूम रहे थे, इन्हें कोई नहीं मिला रहा था। फिर इन्हें सुधांशु पांडे और मयंक पांडे जब आते हुए देखा तो उस किन्नर का दिल सुधांशु पांडे पर आ गया। फिर इसने इन लोगों को रोका था और सुधांशु मिश्रा के साथ संबंध बनाने का ऑफर दिया था। जब सुधांशु मिश्रा ने ऐसा करने को मना कर दिया तो इन लोगों के बीच बहस होने लगी और फिर इन लोगों के सुधांशु मिश्रा के गले से चैन खींच ली। जैसे ही मयंक पांडे बीच में बोला उसके हाथ भी मार पीट की, उसकी जो चेन खींच ली। तभी जोया ने इशारे में कासिम एक तेज धारदार हथियार निकालता है और सिद्धांशु मिश्रा पर एक बार कर देता है। तेज धार हथियार सुधांशु मिश्रा के लग जाती है, लेकिन उस समय नशे में होने के कारण इन्हें पता ही नहीं लगता है कि जब ये लोग देखते हैं तो वो लोग
हथियार से प्रहार कर रहे थे। यह लोग जल्दी ही वहां से निकल जाते हैं और अपने घर जाकर जल्दी से लेट जाते हैं। उस रात ये लोग इतने नशे में थे कि जो घाव लगा था उसमें से ब्लड निकल रहा था। यह उस तरह इनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि यह लोग घर पर आए थे तो इनके गेट का ताला तक ठीक से नहीं खुल पा रहा था और घर में घुसते ही ये लोग बिस्तर पर गिर गए थे और बेहोश नींद में सो गए थे। रात को सिद्धांशु मिश्रा के शरीर से खून बहते बहते इतनी ज्यादा मात्रा में बह जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उस दिन यह लोग होश में होते, सही समय पर सुधांशु को इलाज मिल जाता, तो आज सुधांशु जिंदा होता। इधर कासिम और आलम के बताए ठिकाने से जोया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर यह तीनों लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर इन लोगों पर विभिन्न धाराओं का तहत मुकदमा चलाया जाता है। फिर न्यायालय द्वारा इन्हें जेल भेज दिया जाता है। सुधांशु के दोस्त मैक पांडे पर भी केस बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही उनसे भी की थी। अगर वह सही समय पर सुधांशु को अस्पताल ले जाता तो सुधांशु की जान बच सकती थी, लेकिन उस पर केस करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। फिर उसे बाद में न्यायालय के द्वारा राहत मिल गई थी। दोस्तों, कभी ना कभी बिना कोई गलती ही किए कोई को निर्दोष इंसान ऐसे गलत दरिंदे के हाथ में फंस जाता है कि उसे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। जब इन लड़कों का कोई दोस्त ही नहीं था तो सिद्धांशु को बेवजह ही मर गया। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी आपको सबको जागरूक करने और एक सीख देने के लिए होती है। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि किसी और के साथ भविष्य में ऐसी ना हो। अगर लड़के इतनी रात को शराब पीकर सड़कों पर ना घूम रहे होते तो हो सकता था कि इस तरह की घटना नहीं घटती। मेरी सबसे गुजारिश है कि सब लोग समय से अपने घर पहुंच जाएं करें, क्योंकि इस पारिवारिक का एक ही इंसान कम हो जाए तो वह परिवार ही जानता है कि उस पर क्या गुजर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं और किसी भी प्रकार की नशे इत्यादि को समर्थन करना नहीं। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है और इस कहानी को माध्यम से शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की किसी भी घटनाक्रम को में कभी न पड़ें, सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। ऐसी घटनाओं के प्रति अपना सोच विकसित करें। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय